दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री हिंदी विषय की जो है परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दोस्तों कुछ सवालों को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा दोस्तों 24 नंबर का लेक्चर है। पीछे का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों एक क्लास चल रही है। और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 720 सवाल दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मायने रखता दोस्तों, धीरे धीरे हम 1000 की तरफ बढ़ने वाले हैं। अगर आप सीरीज से जुड़ेंगे तो धीरे धीरे करके बहुत सारे सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। कंप्लीट हिंदी से दोस्तों हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर हमने एक बैच भी लॉन्च किया है बीपीएससी 4.0 के लिए। ठीक है, इस एक बैच से दोस्तों आपके 4 एग्जाम कवर होंगे, चाहे आपको पीआरटी का पेपर देना हो, चाहे मिडिल का पेपर देना हो, चाहे टीजीटी या पीजीटी का पेपर देना हो। मैं बीपीएससी के रिगार्डिंग बता रहा हूं। ठीक है, इन सभी परीक्षाओं हेतु दोस्तों ये स्पेशल बैच है, आप इसके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे अपने सवालों पर आते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर पर हुई है। ध्यान दीजिएगा, अगर तैयारी में कहीं ना कहीं चूक हो, कमी हो, तो आप बेशक इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा। जो अभी मैंने आपको बताया उससे बहुत ज़्यादा सुधार होगा। और ये पता कैसे चलेगा कि आपको बैच ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? सिंपल सी बात है, 10-5 सवाल अभी देख लो, अगर हल हो जाता है तो समझ जाना कि हिंदी तैयार है, फिर आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर हल नहीं हो पाता है तब दोस्तों आपको बैच ज्वाइन करने की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ध्यान दीजिएगा, अपने साथ एक कॉपी कलम लेके बैठिए, ये देखने के लिए कि तैयारी कितनी अच्छी आपकी हो पाई है और आप सही कर रहे हैं या गलत। तो पहला सवाल जो दे रहा दोस्तों, ये दे रहा कि वर्तनी जो शुद्ध वर्तनी का दोस्तों आपको चयन करना है कि कौन सी वर्तनी यहां पर जो दी गई है शुद्ध है, उसके बारे में आप सभी को बताना। शुद्ध वर्तनी बताना है। तो तिलांजलि, तिलांजलि तो दोस्तों गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि तिलांजलि में जो मात्रा होता है दोस्तों ल के ऊपर, ये दोस्तों छोटी की मात्रा होती है, ऐसे लिखते हैं तिलांजलि। ठीक है, न की बड़ी की मात्रा, ये गलत हो जाएगा। ये साम्राज्ञी नहीं होता दोस्तों, सम्राज्ञी होता है। क्या होता है? सम्राज्ञी। सम्राट शब्द होता है ना, वो पुल्लिंग है, और साम्राट तो बोलते नहीं, क्या बोलते हैं? सम्राट कहते हैं ना। तो जैसे सम्राट लिखते हैं उसी तरह सम्राज्ञी भी लिखा जाएगा, इसको याद रखेंगे। ये जो तदुपरांत दे रहा दोस्तों, ये भी गड़बड़ दे रहा है। तदोपरांत शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है? तद अधन उपरांत बराबर क्या हो जाता है? तदुपरांत हो जाता है। ये आप याद रखेंगे। ये दस्तखत शब्द दोस्तों बिल्कुल सही है। और जागृत नहीं होता दोस्तों, जो शब्द होता है वो होता है जागृत। क्या होता है दोस्तों? जागृत नहीं, जागृत शब्द होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, जागृत नहीं, जागृत होता है। तो इस तरह से दोस्तों बाकी का ऑप्शन दोस्तों गलत है, जो सही है वो मैंने हाईलाइट कर दिया। एक बार आप स्वयं से चेक कर लीजिए कि आपने क्या चूज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा इस वाले में अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्या करना है दोस्तों? जो गलत वर्तनी है वो आपको ढूंढना है। तो बतख नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? सॉरी, एक मिनट रुकिए, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है ना। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, जो गलत है वो बताइए। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर अच्छा, हम लोग बत्तख बोलते हैं, बत्तख नहीं होता दोस्तों। बतख जो लिखा है ये अपने आप में शुद्ध है, ये अपने आप में क्या है? शुद्ध है। यहां पर मिष्ठान्न दोस्तों गलत हो जाएगा, मिष्ठान्न नहीं होता है। शुद्ध क्या होता है दोस्तों? मिष्टान्न शब्द होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, बट जो शुद्ध है वो क्या दोस्तों? वो मिष्टान्न शब्द होता है। शुश्रूषा बिल्कुल सही लिखा है, अनुग्रहित भी सही लिखा है और संग्रहित भी सही लिखा है। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। यहां पर जो बाकी के शब्द लिखे हैं ये सब दोस्तों शुद्ध लिखे हुए हैं, और आपको सिर्फ और सिर्फ अशुद्ध ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर बी चूज कीजिए, जो पहले से गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपका ये जवाब हो गया। करा शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जैसे वर्तनी आप कर रहे थे उसी तरह पूरा का पूरा सेंटेंस जो है इन 5 में से कोई एक ही सही होगा, जो शुद्ध है वो आपको बताना है। करा इसके बाद फिर क्या हुआ? देखिए, इसके बाद लिखने के बाद फिर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखना चाहिए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ। इस वजह से ये वाला सेंटेंस गड़बड़ हो गया। यह कैसे संभव हो सकता है? यह कैसे संभव हो सकता है? ठीक है, यह कैसे संभव हो सकता है की जगह यह कैसे संभव है ये आप कर सकते हैं, तो ये मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि तुम वापस लौट जाओ, तो ये आप सिर्फ कहिए दोस्तों तुम लौट जाओ या तुम वापस जाओ। लौटना और वापस एक साथ नहीं लिखना है। गुलामी की दास्ता बुरी है, गुलामी बुरी है दोस्तों, गुलामी की दास्ता नहीं, गुलामी बुरी है, सीधा सीधा ये हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। ये जितने वाक्य दिए दोस्तों सब में कुछ ना कुछ एरर है, सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। इसलिए दोस्तों आपका क्या उत्तर होगा? इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बता भी दिया कि नहीं क्यों गड़बड़ है और क्या गड़बड़ है। ठीक है, करा वह जिसे रोका नहीं जा सके, वह जिसे रोका नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द बताना है। करा अनिरुद्ध कहते हैं,
विरुद्ध कहते हैं, घमंडी कहते हैं या मतिभ्रष्ट कहते हैं। मतिभ्रष्ट मतलब होता है जिसका बुद्धि फेल हो गया हो, तो इससे कोई मतलब नहीं। घमंड दोस्तों अहंकार को कहा जाता है, घमंड अहंकार को कहा जाता है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। विरुद्ध नहीं, अनिरुद्ध कहा जाएगा, वह जिसे रोका नहीं जा सकता, उसके लिए जो शब्द है वो क्या होगा, अनिरुद्ध शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। सर हमने तो इस तरह का कभी कोई वाक्यांश में एक शब्द के लिए कभी आज तक पढ़ा ही नहीं कि अनिरुद्ध किसे कहा जाता है, लेकिन आप जानिए, ठीक है, जब आप स्टडी 91 पर आते हैं तभी आपको हम नई नई चीजें खोज के देते हैं, और हमारी आदत है आप जितने बार हमसे पढ़ेंगे ना हमेशा आपको नई चीज ही मिलेगी, ठीक है। चलिए, करा एक ही समय से संबंधित, एक ही समय से संबंधित दोस्तों इसके बारे में बताना है कि क्या होगा। करा एक ही समय से संबंधित के लिए दिख रहा है समकालीन शब्द, समदर्शी। समदर्शी मतलब जो समान दिखता हो, उसके लिए आता है, पहले और पढ़ लीजिए, समसामयिक या समवयस्क। देखिए एक बात तो कंफर्म है कि समवयस्क नहीं होगा। क्यों? समवयस्क दोस्तों हम साथी को कहते हैं, किसे कहते हैं, हम साथी को कहते हैं, या सहपाठी को कहते हैं, ठीक है, या जो साथ में पढ़ता लिखता है उसके लिए हो जाता है, ठीक है। सहपाठी नहीं मतलब जो आपके समान आयु का है, उसके लिए दोस्तों समवयस्क शब्द का यूज किया जाता है। यहां समवयस्क का कोई लेना देना नहीं है। बात आता है फिर क्या होगा दोस्तों, अगला शब्द दे रहा है समसामयिक। एक ही समय से संबंधित के लिए समसामयिक भी दोस्तों शब्द नहीं होगा, जो शब्द होगा वो शब्द होगा एक ही समय से संबंधित यानी समकालीन। कि वो जैसे मैं कहूं दोस्तों कि तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे, मतलब वो दोनों लोग एक ही समय से संबंधित थे, तब दोस्तों यहां क्या आ जाता है, समकालीन शब्द आ जाता है। समसामयिक मतलब होता है जो एक समय में घटित हो, ठीक है। समसामयिक का मतलब होता है जो एक समय में घटित हो, ठीक है, एक समय में घटित हो, ठीक है, घटित हो, ठीक है, उसके लिए दोस्तों समसामयिक होता है, ठीक है। और समदर्शी नहीं होगा, यहां समकालीन दोस्तों शब्द हो जाएगा, तो इसका चुनाव आप कर लीजिए। अगला है कि कौन सा पर्यायवाची युग्म जो है, जोड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा, सुमेलित नहीं है, यह बता दीजिए कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। लिख रहा है धूम्रकेतु। क्या धूम्रकेतु अग्नि को कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है। यह तो दोस्तों सुमेलित है, इसका मतलब यह सत्य है। गवेषणा का मतलब अनुसंधान होता है दोस्तों, यह भी सत्य है। आप नहीं जानते तो जानिए। पुरुहूत दोस्तों इंद्र को कहा जाता है कि नहीं, आप बताइए। और ध्वांत किसे कहा जाता है? रात्रि को, आप बताइए। तो याद रखेगा दोस्तों, ये जो ध्वांत है रात्रि को नहीं, ध्वांत का मतलब दोस्तों अंधेरा होता है, ध्वांत का मतलब अंधेरा होता है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। बाकी पुरोहित दोस्तों जो इंद्र को कहा जाता है ये भी सही है। इंद्र को पुरोहित भी कहते हैं, और इंद्र को दोस्तों क्या कहते हैं? मधवा भी कहते हैं। अच्छा नाम लिखिए, मधवा भी कहते हैं। इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरंदर भी कहते हैं, ठीक है। इंद्र की पत्नी का नाम सची था, इसलिए इन्हें सचीपति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सचीपति भी कहते हैं। ये सब दोस्तों आप याद रखेगा, ठीक है। ये सब बहुत पुरानी बात है, जब आप रोज रोज पढ़ेंगे ना हमारे साथ तो आपको अपने आप जो है ज्ञान मिलने लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अगला सवाल दे रहा है कि कुंतल का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये बताइए, ठीक है। कुंतल, कुंतल माने क्या होता है? बहुत सारा बच्चा सोचेगा कि कुंतल सर कवच को कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुंतल सर कुंडल को कहते हैं, क्योंकि मिलता जुलता शब्द ये भी नहीं है। कई बच्चा सोचेगा भार को कहते होंगे, 1 कुंटल 2, अरे वो कुंटल होता है, यहां कुंतल लिखा है, ठीक है। कुंतल दोस्तों बच्चा सोचेगा कि माता कुंती से कोई संबंध तो नहीं, तो पांडव ना हो जाए, ठीक है, ये भी नहीं। कुंतल का मतलब दोस्तों केस होता है। केस दोस्तों किसे कहते हैं? दोस्तों केस बाल को कहा जाता है, ठीक है। केस किसे कहते हैं? बाल को कहा जाता है। केस दोस्तों कुंतल कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? कुंतल, इसी को कहा जाता है, ठीक है। बाल, केस, कुंतल, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और बताइए केस के लिए क्या हो जाता है दोस्तों? इस बाल के लिए और कोई जो है पर्यायवाची बताइए। बहुत अच्छे थे भाई, कहां दिमाग से स्किप कर रहा है। केस के लिए क्या हो जाएगा? ठीक है, अभी आता मुझे याद तो मैं तुरंत आपको बताता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह कौन सा विपरीतार्थक शब्द क्या है दोस्तों? असत्य है। जो गलत है वो आपको बताना है। कौन सा गलत लिखा हुआ है ये बताइए आप, ठीक है। कह विभव का पराभव हो जाता है, बिल्कुल सही है। पराभव का वैभव भी होता है और विभव भी होता है, दोनों होता है, तो ये सत्य लिखा हुआ, आप घबराइए मत, ये आप बिल्कुल मत परेशान होइए, सत्य लिखा हुआ है। कह रहा स्वार्थ का परार्थ हो जाता है, यह भी दोस्तों सत्य लिखा हुआ है। अपराधी का निरपराध हो जाता है, यह भी दोस्तों सत्य लिखा हुआ है। खरा का खोटा हो जाता है, यह भी दोस्तों सत्य लिखा हुआ है। तीव्र का दोस्तों द्रुतगामी नहीं होता है, ये तो समानार्थी हो गया। तीव्र का क्या हो जाता है दोस्तों? मंथर हो जाता है। तीव्र का उल्टा क्या हो जाएगा? मंथर, धीमा, ठीक है, ये हो जाता है। द्रुतगामी नहीं, द्रुतगामी का अर्थ तो तेज चलने वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई जो है दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल
सही जवाब है। करा कौन सा जोड़ा गलत है, आप ये बता दीजिए कौन सा जोड़ा गलत है, बताइए। करा शाश्वत का विपरीत क्या होता है दोस्तों, नश्वर होता है, क्या यह सत्य है? शाश्वत का नश्वर बिल्कुल है, शाश्वत का नश्वर भी होता है, और याद रखिएगा नश्वर भी होता है और क्षणिक भी होता है, ठीक है, इसलिए ऑब्लिक करके लिख रहा हूं, नश्वर और क्षणिक दोनों होता है, तो यह बिल्कुल सत्य लिखा है, इस पे मत डाउट कीजिए। शाश्वत का क्षणिक भी होता है, यह भी सत्य है। स्मरण का विस्मरण भी होता है दोस्तों, यह भी सही है, ठीक है। और स्मरण का संस्मरण नहीं होता दोस्तों, संस्मरण बिल्कुल नहीं होता, तो ये गलत हो गया। जरा का सैसो, जरा मतलब होता है वृद्ध, जरा का मतलब क्या होता है वृद्ध, और सैसो का मतलब क्या हो जाता है बच्चा, तो वृद्ध का दोस्तों बच्चा हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों ये जोड़ा गलत है, और आपको यही पहचान करना था कि कहां गलती है। मेरी क्लास में ना एक चीज बताऊं क्या मिलता है, कम समय में क्वालिटी एजुकेशन। हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी भी टाइम में कोई भी विषय पढ़ाता हूं ना, हमेशा मैं समय को बहुत ध्यान देता हूं कि मेरा भी समय कम जाए और आपका भी समय कम जाए। तो एक क्वालिटी एजुकेशन है, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाता हूं, और स्पीड में पढ़ाने के कारण और भी है, जैसा प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा ऐसा ही ढर्रा दोस्तों आपका एग्जाम में बन जाएगा। तो जब कम समय में हल करने की प्रैक्टिस आज आप करेंगे ना, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। वरना अगर मैं लाइव होकर हाय हल्लो करना शुरू करूं और इसी 30 सवाल को पढ़ाने में आपका 60 मिनट खा जाऊं, तो मेरा तो फायदा है। मैं पूछता हूं आपका क्या फायदा, आप बताओ। आपको तो यार अपना फायदा देखना चाहिए ना, आप मेरे फायदे के पीछे क्यों पड़े हैं? आपका कोई फायदा नहीं, आपका पूरा नुकसान है उसमें, ठीक है। तो ऐसे पढ़िए जब कम समय में आपको ज्यादा कुछ सीखने पढ़ने को मिल जाए। आगे बढ़िए। करा तेली का बैल होना, तेली का बैल होना दोस्तों एक मुहावरा है और इसका अर्थ आपको बताना है। तेली का बैल होना, करा बुरी तरह काम में लगे रहना, काम से बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना, या निर्धन होना। देखिए पुराने समय में दोस्तों जो तेली का बैल होता था उसे कहते थे एकदम आंख मूंद कर खटनी करना, जी भर खटना। जो बैल होता है ना, तेली का बैल, पहले के जमाने में जो तेली होते थे तेल पेरने का काम करते थे, और वो क्या करते थे, उनके पास चक्की होती थी, आपने कोल्हू का नाम सुना, कोल्हू। उस कोल्हू में दोस्तों, उस कोल्हू के चारों तरफ बैल ऐसे घूमते रहते थे और उसमें सरसों डालकर तेल वगैरह पेरा जाता था। तो तेली का बैल होना मतलब जैसे बैल दिन रात खटते रहते हैं, उसी तरह से बुरी तरह काम में लगे रहना, ये आपका जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 अगर आपने चूज किया है तो समझिए आपने एकदम सही उत्तर दिया है, ठीक है। आगे बढ़िए। करा युद्ध में मृत्यु पाना, युद्ध में मृत्यु पाना ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट सवाल है दोस्तों। इस सवाल को देखकर ईमानदारी से बताऊं मैं भी हैरान हो गया। अच्छा ये कौन सा सवाल है, सवाल आएगा तो हर बच्चे के दिमाग में एक ऑप्शन होगा कि युद्ध में मृत्यु पाना मतलब वीरगति प्राप्त हो जाना, ये कहीं ना कहीं लिखा होगा, ठीक है। ये इसका उत्तर आपके दिमाग में तुरंत आ गया, वीरगति प्राप्त करना, ठीक है, वीरगति प्राप्त करना। वीरगति प्राप्त करने के लिए कभी कभी एक हम और लाइन पढ़ते हैं, खेत होना, ठीक है, खेत होना, ठीक है, खेत होना। जी हाँ, ये शब्द है दोस्तों खेत होना, तो खेत होने का मतलब भी दोस्तों वीरगति प्राप्त होना होता है। ये आपके लिए नया हो गया क्या? अरे पुरानी बात बता रहा हूं, ठीक है। यह भी दोस्तों खेत होना या खेत रहना, ठीक है, इसके लिए दोस्तों खेत होना या फिर खेत रहना, ठीक है, इसके लिए दोस्तों यही शब्द यूज किया जाता है, इसको एकदम याद रखिएगा। लेकिन यहां पर ये दोनों बातें नहीं आया, हम हैरान हो गए जब हम इस प्रश्न को ढूंढ रहे थे सुबह, जब मुझे सवाल मिला, हम कहें गजब सवाल हो गया, गुप्ता जी से गलत हो गया तो बच्चे भी गलत करेंगे। हमने कहा शामिल करो पहले यहाँ। अब आप कहेंगे गुप्ता जी आप भी सर गलत कर दे, क्यों, मैं गूगल हूं क्या, मैं हर सवाल सही कर दूंगा? अरे भैया मैं भगवान नहीं हूं, आप ही की तरह मैं भी इंसान हूं, मुझे भी पढ़ना पड़ता है, मुझसे भी सवाल गलत होता है, कोई मशीन नहीं है कि हर सवाल गुप्ता जी। तो जब मुझसे गलती हुई तो मैंने कहा ये सवाल पक्का दूंगा बच्चों को, मुझसे गलती हुई तो बच्चों से भी होगा, ठीक है। अब आप देखिए क्या सोचते हैं, इसका सही जवाब आप सोचिए क्या हो सकता है, इनमें से कोई नहीं तो पक्का नहीं है। अब आपको लगेगा कि युद्ध में मृत्यु पाना, इसका मतलब सर डेरा उठ जाना, कब लगता है उनका डेरा बोरिया बिस्तर उठ गया, चले गए उस स्वर्ग नरक को, ठीक है। दोस्तों मैं कहता हूं ये जवाब नहीं है। अब आप कहेंगे सर पक्का बताएं, तो लग रहा है कि जवाब है काम तमाम करना। देखिए काम तमाम होना लिखा रहता तो समझ में आता, ये तो काम तमाम करना लिखा था। हाँ सर होना लिखता सही होता, लेकिन हम सोचें कि शायद ये हो जाए, ये भी नहीं है, देर हो जाना भी नहीं दोस्तों। युद्ध में मृत्यु पाना, इसका अर्थ मिला हमें काम आना। हम जब परेशान हुए तो हमने फिर से गूगल सर्च किया अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, फिर यही उत्तर मिला। मैंने यार कहा कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर सर्च किया, फिर उत्तर हमने कहा 1-2 वेबसाइट गलत हो सकती है। फिर मैंने देखा बहुत सारी वेबसाइट पे, तो मुझे हर जगह ही जवाब मिला, हर जगह ही जवाब मिला। फिर कुछ प्रश्न पत्र को उठा के देखा, तब कंफर्म हुआ कि अच्छा यही जवाब है। इसको आप विशेष रूप से याद रखना,
परीक्षा में आएगा तो झटका लग सकता है, क्योंकि जो हम चाहते थे वैसा कुछ ऑप्शन दिया नहीं गया। ठीक है, आगे आइए। कह रहा है पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े। ये लोकोक्ति दोस्तों, लोगों द्वारा कही गई उक्ति, आपको इसका अर्थ बताना है। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, जिस कुत्ते को आप ज्यादा लाड प्यार कर देते हो आपके सर पे बैठ जाता है, ये इसका अर्थ है। कह रहा पुचकारने पर कुत्ता भी प्यार दिखाता नहीं, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। ठीक है, ये सही हो सकता है। ओछे लोग इस जमाने में तरक्की कर सकते हैं, नगण्य व्यक्ति को अपमानित नहीं करना चाहिए। सब कुछ नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी चूज कीजिए। ओछे लोग, ओछे लोग माने जानते हैं। ठीक है, ओछे लोग, देखिए ओछा व्यक्ति किसे कहा जाता है, जो पलटू टाइप का व्यक्ति होता है। ठीक है, उसके लिए यूज होता है। कह रहा ओछे लोग जो होते हैं, ये अगर उनको अपने मुंह लगाएंगे, ठीक है, निकृष्ट कोटि के जो व्यक्ति होंगे, अगर उन्हें अपने मुंह लगाएंगे तो आपसे अनुचित लाभ हमेशा उठाने का प्रयास करेंगे, और ये गलत है। ठीक है, इस बारे में दोस्तों यहां बताया गया। अगला सवाल दे रहा है कि पद्मावत जो है दोस्तों, ये किसकी रचना है। बहुत प्रसिद्ध कृति दोस्तों पद्मावत, इसकी रचना दोस्तों 1540 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और जबकि पद्मावत में जो घटना बताया गया है, जो घटना दर्शाया गया है, वो घटना 1303 ईस्वी की घटना है। ठीक है, 1303 ईस्वी में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का शासन चलता था, और अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह, जो मेवाड़ के राणा थे, उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती। पद्मावती को देखने दोस्तों चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी, आपको पूरी कहानी पता होगा। ठीक है, तो वो वाली स्टोरी है। और 1540 में आके दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी जी ने इसका जो है वर्णन किया है। तो जायसी जी की कुछ और रचनाएं हैं। एक तो दोस्तों आप पद्मावत का नाम याद रखें, नंबर 1 पर दोस्तों आप पद्मावत ग्रंथ का नाम आप याद रखेगा। एक सवाल और पूछता है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो क्या बताएंगे, अवधी भाषा में। ठीक है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में। पद्मावत के अलावा दोस्तों आप याद रखेगा अखरावट, अखरावट भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों मटकावत, ठीक है, मटकावत ये भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। आखिरी कलाम, ठीक है, आखिरी कलाम ये भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। तो ये दोस्तों कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं। जब हम किसी के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हम उनसे संबंधित 2-4 कृतियां और पढ़ते हैं, कि मैं कहता हूं कि चलो आज तो पद्मावत आया, कल को नया वाला पूछ देगा, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं। तो इसलिए दोस्तों आप इसे याद रखिएगा। एक सवाल और यहां पे आप नोट कर लीजिए, चित्ररेखा। क्या दोस्तों, चित्ररेखा, ये आपके लिए थोड़ा सा नया सवाल हो जाएगा। चित्ररेखा भी दोस्तों ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना। आप याद कर सकते हैं कि 1540 में आंखों देखा वर्णन किया है, चित्रित किया, तो चित्ररेखा भी दोस्तों आप यहां पे याद रखिएगा। ठीक है, ये आप याद, एक और लिखिएगा, वहां पर अलाउद्दीन खिलजी का कहर बरस रहा था, तो कहरनामा भी दोस्तों इन्हीं की रचना, कहरनामा। ऐसे करके आप याद रखिएगा, 3-4 रचनाएं आप अपने ध्यान में रखिएगा। करा सुहाग के नुपुर, सुहाग के नुपुर दोस्तों किसकी रचना है, क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, नहीं। मोहन राकेश की रचना है, नहीं। यह अमृतलाल नागर की रचना दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद नुपुर तो बिल्कुल नहीं है, यह अमृतलाल नागर की रचना है। ठीक है, मैंने क्या आपसे बताया दोस्तों, सुहाग के नुपुर। ठीक है, सुहाग के नुपुर दोस्तों इनकी रचना है। अब बात आती है कि इनकी और कौन कौन सी प्रसिद्ध कृतियां दोस्तों, वो आप बताइए। तो इनकी और प्रसिद्ध कृति में एक कृति है दोस्तों अमृत और विष। ठीक है, यहां मैं एंड लगा दिया, वो और लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। सबसे फेमस जो आपसे आपकी परीक्षा में मिलने वाला है वह दोस्तों मानस का हंस। ठीक है, कौन सी रचना, मानस का हंस, इसकी सबसे ज्यादा दोस्तों पॉपुलर कृति है मानस का हंस, इसे आप जरूर याद रखिएगा। एक और लिखिएगा दोस्तों इनकी रचना खंजन नयन। कौन सा दोस्तों, खंजन नयन, ये भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। और एक नैमिषा रड़े पे दोस्तों इनकी रचना है। ठीक है, एकदा नैमिषा रड़िए, क्या नाम दोस्तों, एकदा नैमिषा रड़िए। ठीक है, एकदा नैमिषा रड़े। और एक और लिख लीजिए, याद आ गया, महाभारत कथा। ठीक है, महाभारत कथा। ठीक है, ये सब किसकी रचना है दोस्तों, ये अमृतलाल नागर जी की रचना है। इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे, याद रखिएगा। आज ये आपसे पूछा सुहाग के नुपुर, कल निश्चित रूप से मानस के हंस के बारे में पूछ सकता है। तो आप पहले से तैयार रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तभी दोस्तों आप जवाब दे पाएंगे, अन्यथा आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल दे रहा दोस्तों मगही। मगही किस भाषा की दोस्तों बोली बताना है। क्या राजस्थानी हिंदी में आता है, नहीं। क्या पश्चिमी में आता है, नहीं। क्या पूर्वी हिंदी में आता, नहीं। यह आता दोस्तों बिहारी हिंदी में। किसके तहत आता है दोस्तों, यह बिहारी हिंदी के तहत आता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बिहारी हिंदी। अब बिहारी हिंदी में दोस्तों कुल 3 चीजें पढ़ते हैं। एक तो दोस्तों आप मगही पढ़ते हैं, ठीक है, या दूसरा दोस्तों आप मैथिली पढ़ते हैं,
ठीक है, मगही पढ़ते हैं, मैथिली पढ़ते हैं, और तीसरा दोस्तों आप क्या पढ़ते हैं, भोजपुरी पढ़ते हैं। ठीक है, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये 3 बोलियां आती हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। यहां पर डी वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, और नेपाली हिंदी जैसी कोई हिंदी नहीं होती, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आपका डी वाला उत्तर सही हो गया। निम्न शब्दों में से किस में यण संधि दोस्तों नहीं है, यह बता दीजिए। यण संधि नहीं है, अच्छा, यण में ड़ पे हलन दे दीजिए। प्रभेषण का क्या हो जाएगा दोस्तों, संधि विच्छेद करिए तो हो जाएगा दोस्तों प्रभु धन एषण। ठीक है, प्रभु धन एषणा हो जाएगा, प्रभु धन एषणा हो जाएगा प्रभेषण। तो यहां तो यण संधि आती है। ठीक है, यहां पे यण संधि है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कभी भी व या य के साथ अगर कोई अर्ध वर्ण आ रहा है तो आप हमेशा इसे याद रखेंगे। सख्यागमन में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सख्यागमन में हो जाता है सखी धन आगमन, सखी धन आगमन हो जाता है, यहां भी दोस्तों यहां संधि है। व्यू में दोस्तों क्या हो जाता है, हो जाता है वी धन ऊह, यहां भी दोस्तों यण स्वर संधि आती है। ठीक है, मध्वालय में दोस्तों क्या हो जाता है, मध्वालय में हो जाता है दोस्तों मधु धन आलय, मधु धन आलय बराबर मध्वालय, यहां भी दोस्तों यण संधि है। सत्याग्रह में याद रखेंगे नहीं है, क्यों, क्योंकि सत्याग्रह में जो संधि विच्छेद है वह दोस्तों सत्य धन आग्रह, और यहां पे आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। क्या होगी दोस्तों, यहां पे दीर्घ स्वर संधि होगा, ये आप ध्यान देंगे। तो ऑप्शन नंबर ई जो है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सटीक और सही जवाब हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई बात समझ में। इसी तरह दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दे रहा है विसर्ग संधि का उदाहरण दोस्तों कौन सा नहीं है, ये बताना है। जहां विसर्ग संधि नहीं है, अब देखिए पयोद लिखा है दोस्तों, पयोद। ठीक है, पयोद का क्या हो जाता है दोस्तों, पयः धन द, पय धन द बराबर पयोद हो जाता है। मनोनुकूल का क्या हो जाता है, मनः धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल हो जाता है। ठीक है, खाली आप विसर्ग देखते चलिए। यशोदा में क्या हो जाता है दोस्तों, यश धन दा बराबर यशोदा हो जाता है। गंगोदक में क्या हो जाता है, गंगाधन उदक हो जाता है, गंगाधन उदक बराबर गंगोदक हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों गुण स्वर संधि आ रही है। ठीक है, यहाँ कोई विसर्ग है ही नहीं। ठीक है, और मनोहर में क्या हो जाता है दोस्तों, मनः धन हर हो जाता है। ठीक है, मनोहर। तो आप देखिए लग रहा था सब में वो की मात्रा है, लेकिन यहीं से दोस्तों अलग हो गया गंगोदक। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, नहीं तो छोटी छोटी गलतियां हो जाती होंगी आपसे। ठीक है, आप सुधारिए इसको। ठीक है, अगला सवाल, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों कौन सा, अनिश्चय मतलब जहां निश्चितता का बोध ना हो, जैसे कौन, जो, कोई, वह। तो याद रखेगा दोस्तों, कोई जो शब्द दिया है इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा है कि कोई दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है, कोई दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है, कोई दरवाजे पर खड़ा है। तो दोस्तों यहां पर जो कोई शब्द है यह अनिश्चय का बोध करा रहा है, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि दोस्तों कौन खड़ा है। ठीक है, नहीं तो आप बताते हैं ना। तो इस प्रकार दोस्तों आपका उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए हैं। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। दोस्तों कमाल की चीजें हैं यहाँ पर, हर एक बैच में मैंने डेमो क्लास भी दे दिया है। आप सिर्फ आइए, जुड़िए और अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, आगे चला जाए, अगले सवालों पर आते हैं। सब में डेमो बैच है, आप पहले डेमो देख लीजिए, सेटिस्फाई हो जाइए, फिर आप क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अगला है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, जो संबंध को दर्शाता है वो बताइए। तो जैसे दोस्तों एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आप सभी को। ठीक है, जैसे लिख दिया गया दोस्तों कि ठीक है, वो जो घर दिख रहा है वो मेरा है। ठीक है, तो दोस्तों जब आपने जो सो ये सब कहा तो दोस्तों ये हमेशा संबंध को करेगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जांपल बना लीजिए, क्या ही यहां बताना। तो ऑप्शन नंबर सी आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि जवाब हो जाएगा। करा जेब कतरा में दोस्तों कौन सा समास है। ठीक है, जेब कतरा में समास कौन सा है बताना है। तो जेब कतरा का पहले आप समास भी रख कीजिए। ठीक है, तो जेब कतरा का क्या हो जाएगा, जेब को काटने वाला। ठीक है, जेब को काटने वाला, ये होता है दोस्तों जेब कतरा। ठीक है, जेब को कतरना, या काटने वाला मत लिखिए, कतरना लिखिए। ठीक है, जेब को कतरना। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां पर हमेशा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यह इसके अंतर्गत जो है आएगा, लेकिन कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही उत्तर बनेगा। करा क्रोधाग्नि में कौन सा समास है, क्रोधाग्नि में समास कौन सा दोस्तों ये बताना आपको, क्रोधाग्नि। ठीक है, तो क्रोधाग्नि में समास कौन सा आएगा दोस्तों, यहां पर आ जाएगा क्रोध धन अग्नि ना, तो एक कर्मधारय समास में आ जाएगा। द्विगु तो संख्यावाची है नहीं, तत्पुरुष भी नहीं, ये भी नहीं,
हमेशा याद रखिए, जब कभी उत्तर पद की प्रधानता होती है, जब कभी उत्तर पद की प्रधानता हो, एक कंडीशन, और ठीक है ऊपर से विशेषण विशेष्य का आधार हो, तो हमेशा कर्मधारय ही जवाब होता है। बहुत सारे बच्चे फिर कंफ्यूज, सर कर्मधारय क्या होता है? अरे भाई सब कुछ आपको बताता है, लेकिन जब आप बैच में आएंगे तब ना, यहीं पे मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा सकता। बोलने को मैं बोलूंगा, आपको समझ नहीं आएगा। मैं कहूँ दोनों पद अप्रधान हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए, या आपको संख्यावाची शब्द नजर आए तो बहुब्रीहि समास उत्तर होता है। जिस किसी में पूर्व पद गौण हो, उत्तर पद प्रधान हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। जिस किसी शब्द में पहला पद संख्यावाची हो, वहां द्विगु समास होता है। लेकिन ये सब बातें आप कैसे समझोगे? आप तभी ना समझोगे जब आप बैच में आओगे, जहां डिटेल से आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप मौका दीजिए, पहले जुड़िए। कह रहा किसमें परि उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? जिसमें नहीं लगा दोस्तों वो आपको बताना है। उपसर्ग हमेशा कहां लगता है दोस्तों? ये हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है। कहां लगता है? ये हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है। कहां नहीं लगा है? तो पर्यटन में भी दोस्तों परिधन अटन बराबर पर्यटन होता है, परिधन आवरण बराबर पर्यावरण होता है। ठीक है, परिधन अटन बराबर पर्यटन होता है, परिधन आवरण बराबर दोस्तों पर्यावरण होता है। ठीक है, ठीक है, परिधन अंत बराबर पर्यंत हो जाता है, परिधन अंत बराबर पर्यंत हो जाता है, पर्यंक नहीं होता दोस्तों। ठीक है, परिधन अंक, ये पर्यंक दोस्तों पलंग को कहा जाता है। पर्यंक जो शब्द है ये पलंग को कहा जाता है, मूल शब्द है। ठीक है, और यहां हो जाता है परिधन आप्त। ठीक है, परिधन आप्त बराबर पर्याप्त हो जाता है। तो बाकी जगह पे तो है, लेकिन पर्यंक शब्द ये पलंग का तत्सम रूप है, और यहां पर दोस्तों कोई उपसर्ग नहीं है, ये आप चूज कीजिएगा। ठीक है, करा पठान जो है दोस्तों ये किस भाषा का शब्द है? पठान दोस्तों किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा ये आपके लिए बिल्कुल नया शब्द है। पठान पश्तो भाषा का शब्द है। ठीक है, बाकी सब गलत है। पश्तो जो है दोस्तों इसे पश्तो भी कहा जाता है, या फिर इसे पास्तो भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है दोस्तों ये अफगानिस्तान में रहने वाली एक जनजाति है जिसके द्वारा ये पास्तो यूज किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अफगानिस्तान या फिर मध्य एशिया में भी दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो इस भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। पश्तो भाषा से दोस्तों ये पठान शब्द आया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। करा असत्य का चयन कीजिए जो गलत हो बताइए। करा चौधरी का लिंग परिवर्तन करेंगे, यहाँ लिंग से संबंधित सवाल है। करा चौधरी पुल्लिंग होता है और चौधरानी स्त्रीलिंग होता है, ये तो सही नजर आ रहा है। सेठ का सेठानी हो जाता है, ये भी सही नजर आ रहा है। ठाकुर का ठकुराइन भी हो जाता है। कभी कभी लिखा रहता है ठकुरानी, ठकुरानी गलत है दोस्तों, ठकुराइन जो है सही हो जाएगा। लाला का ललाइन भी होता है। नाई का दोस्तों नाउन नहीं होता है। हम आम बोलचाल की भाषा में नाउन जरूर बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। नाई का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? नाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? नाइन हो जाता है। ये आप याद रखेंगे, नाउन नहीं। हम आम बोलचाल की भाषा में भले यूज करते हैं, लेकिन आप नहीं यूज कीजिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, करा चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर छंद जो है दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों अगर मात्रा, यति और गति को देखा जाए तो छंद के यहाँ 3 भेद होते हैं। पहला होता दोस्तों सम, दूसरा होता दोस्तों अर्ध, और तीसरा होता दोस्तों विषम। अब इसी में जाकर दोस्तों आप अर्ध मात्रिक भी बोलते हैं और अर्ध सम मात्रिक भी बोलते हैं, इस तरह से हो जाता है, और विषम मात्रिक भी बोलते हैं। तो यहाँ सम विषम खाली नहीं होगा, और वर्णिक मात्रिक नहीं। वर्णिक मात्रिक मुक्तक दोस्तों ये छंद के भेद हैं। ठीक है, ये जो है ये छंद के क्या है दोस्तों? भेद हैं, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वर्णिक मात्रिक उभय नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ई कीजिए, सम, अर्धसम और विषम, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे अपने दिमाग में रखेंगे आप सभी। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। एक लंबा चौड़ा आपके सामने गद्यांश दिया है, और इस गद्यांश को अभी नहीं पढ़ना है, पहले आपको सवाल पढ़ना है, फिर सवाल के बाद आपको गद्यांश पढ़ना है। तो चलिए पहले सवाल देख लेते हैं दोस्तों कि सवाल क्या दे रहा है। सवाल दे रहा है कि गद्यांश के अनुसार भाषा क्या है? करा संवाद का माध्यम है, ज्ञान और संस्कृति की वाहक है, केवल बोलने का साधन है, या फिर क्या है दोस्तों मनोरंजन का साधन है? भाषा क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो लिखा रहा मानव जीवन में भाषा का विशेष महत्व है। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और ज्ञान का वाहक भी है। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या कर दिया कि संवाद का माध्यम तो है ही है, इसके अलावा यह ज्ञान, संस्कृति और परंपरा का भी वाहक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। इस आधार पे दोस्तों आप ई वाला सही कर लीजिए, क्योंकि ई में दिया है ए और बी दोनों। तो केवल बोलना ये तो गलत हो जाएगा, मनोरंजन का साधन ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आराम से आपने उत्तर निकाल दिया। करा हिंदी को भारतीयता की पहचान क्यों कहा गया है?
हिंदी को भारतीयता की पहचान क्यों कहा गया दोस्तों, ये आपको बताना है। करा यह सबसे पुरानी भाषा है, यह भारत की राजभाषा है, यह हमारी संस्कृति और परंपरा को व्यक्त करती है, या यह सभी भाषाओं से कठिन है, या केवल भारत में बोली जाती है। किस कारण दोस्तों इसे भारतीयता की पहचान बताया गया है, तो लिख रहा है यहां पे कि प्रत्येक भाषा अपने भीतर उस समाज के इतिहास और सभ्यता को समेटे रहती है। हिंदी भारत की राजभाषा केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारतीयता की एक पहचान है। हिंदी अपने शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों और व्याकरण के माध्यम से हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। तो जो भारतीयता की पहचान के बारे में दिया है वो दिया दोस्तों कि यह भारत की क्या है, राजभाषा है। तो गद्यांश को ही हमें आधार मानकर हमें अपना उत्तर देना है, अपने मन से नहीं, ठीक है। बाकी अगर संस्कृति परंपरा की बात करेंगे तो यह बात भी दोस्तों गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां लिखा है ना यहां सीधे सीधे कि यह किस कारण से ऐसा कहा गया, तो आप वही जो है इसे बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है कि गद्यांश अनुसार हिंदी भाषा की कौन सी विशेषता है। हिंदी भाषा की विशेषता बताना है, सरलता और व्यापकता, कठिन व्याकरण तो बिल्कुल नहीं है, केवल स्थानीय उपभोग भी नहीं है, साहित्य की अनुपस्थिति भी नहीं है, अन्य भाषाओं से शब्द लेने में असमर्थता भी नहीं है, सब है। यानी बिना पढ़े आप इसका जवाब दे दिए। फिलहाल ऐसे नहीं काम करना, आपको हमेशा पढ़ना है। करा हिंदी भाषा की सरलता और व्यापकता इसे जन जन तक पहुंचाती है, ठीक है, और इसे इस मामले में सहायक भी बनाती है। यह अन्य भाषाओं से भी शब्दों को आत्मसात करने की क्षमता रखती है। हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत समृद्ध है, जिसमें भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल ने अपने विशेष योगदान दिए, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हो सकता है और भी मुझे सवाल मिले। अगला सवाल दे रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन कौन से काल शामिल है। तो अभी भी हमने पढ़ा ना दोस्तों, यहां देखिए, यहां से पढ़िए, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल ये शामिल है, ठीक है। फिलहाल यहां आदि काल नहीं लिखा है, लेकिन अगर लिखता तो आप ये भी मान लेते हैं आदि काल। कुल 4 काल होते हैं ना, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपने ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही जवाब कर दिया। करा इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है ये बताइए। करा भाषा और विज्ञान, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी हमारी पहचान, वैश्वीकरण और हिंदी, भारतीय भाषाओं का महत्व। तो सबसे बढ़िया शीर्षक जो मुझे लग रहा है वह हिंदी हमारी पहचान, जिसके बारे में इतना विस्तार से इस गद्यांश में बताया गया है, ठीक है। नीचे और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्योंकि अब हमारा सवाल ही पे समाप्त होता है, तो जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको बार बार गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे सवाल पढ़िए, चारों ऑप्शन देखिए, फिर आप गद्यांश पढ़िए, और गद्यांश जहां तक आपने सॉल्व कर लिया उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, हमेशा उसके आगे से पढ़िए, तब जो है आपके समय की बचत हो पाएगी, ठीक है। क्लासेस दोस्तों ये समाप्त होती है। और अब तक दोस्तों अगर आपको लग रहा होगा सर जीएस को अगर छोड़ दिया जाए तो हिंदी हमारी यहां से तैयार हो जाएगी, देखिए जीएस की भी चिंता मत करिए, ठीक है। जीएस तो मैंने पूरा आपको फ्री में पढ़ा दिया है, जिसमें दोस्तों पूरी एंशिएंट हिस्ट्री, पूरा मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी ये अभी चल रहा है। बाकी ये 5 विषय मैंने डिटेल में पढ़ा दिया। अब तक दोस्तों इस क्लास में टोटल दोस्तों 400 लेक्चर दिए जा चुके हैं। कितना दोस्तों? 400 लेक्चर दिए जा चुके हैं। और ये 400 लेक्चर में दोस्तों कुल आपको 12,000 सवाल पर दोस्तों हम लोग अब तक चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। कितने सवाल पर? 12,000 सवाल पे चर्चा, ठीक है। मायने रखता है। आज आप हिंदी पढ़ रहे हैं, 720 सवाल पढ़कर आपको इतना आनंद आ रहा है, 720 ही हुआ अभी। तो सोचो जीएस में जिस बच्चे ने ये पूरा 12,000 सवाल हमारे साथ स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा, उसका जीएस कितना मजबूत हो गया होगा। और कम समय में क्वालिटी कंटेंट, सबसे बड़ी चीज, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा और इससे बाहर आपको कुछ चाहिए, इतना आपके लिए काफी है। हाँ, एक निवेदन आपसे जरूर करना चाहूंगा, क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से कीजिएगा, बस यही निवेदन है, ठीक है। बाकी ईश्वर है, समस्याएं बहुत आती जाती रहती हैं, थोड़ा आज ज़्यादा जो है दिमाग टेंशन में है, इस वजह से जो है थोड़ा जल्दी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। खैर चलिए, सब सही होगा। अच्छे लोग होते हैं तो समस्याएं रास्ते में आती हैं, लेकिन समाधान भी भगवान ही देते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।